तो बात करते हैं यार वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की। तो वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे करना, अगर हमको समझें पहले तो आपको चीज दिखनी है भाई, जो कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रीमाइसेस है उसको समझना है। कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रीमाइस, इसको समझना है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे वेरीफाई करने हैं जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है उसको। वेरीफाई फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन करना है जो ग्राउंड रूल्स हैं उनको। ये पहला यहाँ पे जो चीज़ हमको ध्यान में रखनी है वो ये है, कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रीमाइसेस को ध्यान रखना है। उसके बाद जो ट्रूथ है या फिर जो झूठ है, सच या फिर झूठ है, ट्रूथ एंड लाई को यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ और लाई, इसके अंदर यहाँ पे हम एग्जामिन करेंगे जो स्टेटमेंट्स हैं, क्यों, ऑथेंटिसिटी के लिए। एग्जामिन स्टेटमेंट्स फॉर ऑथेंटिसिटी। एंड यहाँ पे हमको अप्लाई क्या करना है, एविडेंस, अप्लाई एविडेंस एंड जो लॉजिकल चेक्स हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो दूसरा स्टेप है जहाँ पे हमको अप्लाई करना है, मतलब वेरीफाई करना है ट्रूथ एंड लाई को, यहाँ पे आपको चीज़ क्या रखनी है भाई, जो सब प्रोसेस है एनालिसिस का वो क्या है, यहाँ पे एनालिसिस सब प्रोसेस। यानी जो एनालिसिस सब प्रोसेस है यहाँ पे स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, यहाँ पे स्टेटमेंट एनालिसिस करना पहली चीज़। जिसमें जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको ध्यान देना है भाई, तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको ध्यान देना है। एंड दूसरा जो है हमको जो कीवर्ड है उनको देखना है, कीवर्ड चेक। हमको किस चीज़ को देखना है, लुक फॉर बिकॉज कहीं पे लिखा तो नहीं है उसको ध्यान देना है। उसके बाद कुछ स्पेशल चीज़ें आपको समझ आने लगेगी, है ना, देयर फॉर, हैंस, इम्प्लाइज, ये सब जो है एक तरह से कीवर्ड है जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। तो ये एनालिसिस सब प्रोसेस हो गया यार, A1 एंड A2। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेप की बात करें तो हमको आइडेंटिफाई करना है जो एजम्पशंस हैं उनको। आइडेंटिफाई एजम्पशंस, जिसमें जो कंसील्ड या फिर जो इम्प्लिसिट क्लेम्स हैं उनको यहाँ पे स्पॉट करना है। स्पॉट कंसील्ड और इम्प्लिसिट क्लेम्स
है ना, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे हमको देखना है, जो कि कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। चेक फॉर नेसेसरी स्टेप्स टू अ कंक्लूजन। एंड यहाँ पे फोर्थ जो स्टेप रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, डिटरमाइन करेंगे कंक्लूजन को। ठीक है, डिटरमाइन डिटरमाइन कंक्लूजन। एंड इसमें हम क्या चीज़ को देखेंगे, जो डाटा जो हमको फाइनल फैक्चुअल पॉइंट्स की तरफ ले जा रहा है उसको यहाँ पे देखेंगे यार, ध्यान देंगे। सो डिटरमाइन व्हाट डाटा inevitably lead to identify the final factual point, lead to conclusion और आइडेंटिफाई करेंगे जो फाइनल फैक्चुअल पॉइंट है उसको। ये जो आइडेंटिफाई एजम्पशंस या फिर जो डिटरमाइन कंक्लूजन है, इन दोनों वाले चीज़ों में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो क्रूशियल रूल्स हैं आपको जो क्वेश्चंस का ध्यान रखना है दोनों जगह, वो क्या है भाई, क्रूशियल रूल्स एंड क्वेश्चंस की बात करें। सो यहाँ पे पहला नंबर 1 B1 क्या है, कोई आउटसाइड नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करना भाई, नो आउटसाइड नॉलेज। जैसा जो स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है उसी पे रिलाई करना है, रिलाई ऑन प्रोवाइडेड स्टेटमेंट्स कंटेंट। एंड दूसरा चीज़ क्या है, ओवर थिंकिंग से दूर रहना है। ज़्यादा सोचने के बाद गलती हो जाती है, जिसमें हमको लॉजिकल रिलेशनशिप पे कंसंट्रेट करना है, ज़्यादा जो हिडन मीनिंग्स है या फिर इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश नहीं करनी है यार। कंसंट्रेट ऑन लॉजिकल रिलेशनशिप्स, नॉट जो हिडन मीनिंग है उस पर ध्यान नहीं देना है, नॉट हिडन मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन। ये हमारे पास पहला स्टेप रहेगा। यहाँ पे जो कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रीमाइसेस हैं पहले उस पर ध्यान देंगे हम। ठीक है, कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रीमाइसेस पे ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे ऑफ द ट्रूथ एंड लाई, कि कौन सा स्टेटमेंट सच है कौन सा गलत है, उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे जो एजम्पशंस हैं उनको। ओके, एंड लास्टली हम डिटरमाइन करेंगे क्या, कंक्लूजन। ये चार स्टेप में हमारे पास जो वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करना है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है भाई, है ना। एनालिटिकल एनालिसिस पे ध्यान रखना है, जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करना है, बिकॉज देयर फॉर हैंस इम्प्लाइज, इन लोग को यहाँ पे गोला मार लेना, कोई आउटसाइड नॉलेज का यहाँ पे इस्तेमाल मत करना, एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मत करना यार। ना वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि सीसा 2024 में जो आया था, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, नंबर 1 एंड 2 कंसिडर द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन।
स्टेटमेंट क्या है? इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दिया गया है, क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होगा। हाँ, देखो भाई, अगर डोमेस्टिक सप्लाई ही नहीं पूरी हो पा रही है सो कैसे ये एक्सपोर्ट करेगा। सो इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। अगर जो हमारे पास ये भी कैसे भाई, अगर डोमेस्टिक डिमांड अगर ज़्यादा है तो इम्पोर्ट भी करना पड़ सकता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी, है ना। अगर सफिशिएंट क्वांटिटीज नहीं बन पा तो हमको इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क, ये भी गलत लग रहा है भाई। सो यहाँ पे दोनों जो कंक्लूजन्स हैं, दैट इज कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल्ड PQRS। चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द सेकंड, or choose the ordered pair of the statement where the first statement implies the second and the second statement are logically consistent with the main statement। ठीक है, हमको ऑर्डर्ड पेयर बताना है जहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट को इम्प्लाई करे एंड द टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट। तो मेन स्टेटमेंट क्या है? प्रदीप बिकेम आइदर डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर। सो स्टेटमेंट है प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। प्रदीप इज अ डायरेक्टर एंड प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर। तो इसमें क्या हो रहा है? चलो मान के चले यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर, सपोज करो P और S एक साथ होंगे। अगर प्रदीप डायरेक्टर बनेगा तो प्रदीप प्रोड्यूसर नहीं बनेगा, और Q और R, अगर प्रदीप प्रोड्यूसर बन गया तो प्रदीप डायरेक्टर नहीं होगा। सो नाइदर SP नॉर RQ नहीं होगा, RQ ओनली, SP ओनली, नो बोथ SP एंड RQ होगा। तो ये दोनों मेन स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे लॉजिकली कंसिस्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Consider the following statement in respect of 5 candidate PQRST. 2 statements are true and 1 is false. 2 ट्रू है, एक फॉल्स है। True statement: 1 P and Q are elected for job. 1 of P and Q was selected for the job. P या फिर Q। False statement: at least one of R and S are selected for the job. True statement: at most 2 of R, S and T were selected for the job. So the following conclusion can be drawn: at least 4 were selected for the job, S was selected for the job। ठीक है, P and Q was, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। ठीक है, एंड एट लीस्ट वन ऑफ R and S was selected for the job। तो ये गलत स्टेटमेंट है। एट मोस्ट 2 ऑफ R, S and T were selected, तो R होगा, S होगा या फिर T होगा। were selected for the job, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक, या फिर इन दोनों में से कोई एक। सो यहाँ पे इधर से एक और इधर से 2, तो मैक्सिमम 3 जा रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये क्या बोल रहा है भाई? एटलीस्ट 4 बोल रहा है, तो ये गलत है। S was selected for the job। तो यहाँ पे ये देखो, R एंड S में से कोई एक जाएगा, इधर P और Q में से जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि R को सेलेक्ट ही किया जाएगा। सो करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट PQRST आर 5 स्टेटमेंट सच दैट P इज ट्रू
then both Q and S is true. अगर P ट्रू है तो Q and S ट्रू होगा, and if R and S are true then T is false. Which of the following can be concluded? If T is true then at least one of P and R must be false. अगर ये ट्रू हो रहा है तो P और R में से कोई एक फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉल्स हुआ तो इनमें से कोई एक फॉल्स होगा, और S फॉल्स हुआ तो ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, और अगर R फॉल्स हुआ तो इनमें से कोई एक ट्रू होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है। इफ Q इज ट्रू, अगर Q ट्रू हुआ देन P इज ट्रू, बिकॉज यहाँ पे अगर P ट्रू है देन दोनों Q एंड S दोनों ट्रू हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर Q ट्रू है तो हाँ P ट्रू होगा ही होगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, उल्टा नहीं, ये गलत है भाई, बिकॉज अगर Q ट्रू हुआ तो जरूरी नहीं है P भी ट्रू हो, ठीक है, क्योंकि Q यहाँ पे उल्टा बोला गया है। Q ट्रू हो सकता है, P फॉल्स हो सकता है यार। इसमें बोला कि P अगर ट्रू हुआ तो Q ट्रू होगा, ऐसा नहीं बोला Q ट्रू है तो P ट्रू होगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डायरेक्शंस ऑफ द नेक्स्ट टू आइटम्स दिए हुए हैं, कंसिडर द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द टू आइटम्स दैट फॉलोज। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड, नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटजी। कोई भी पार्टी एक्स का जो जेड को जानता हो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी वाई, बट सम ऑफ देम हैड फ्रेंड इन पार्टी वाई। तो यहाँ पे जो ये एक्स वाले हैं वो किसके साथ कोलिशन नहीं करना चाह रहे हैं भाई? वाई के साथ। बट ये इनके जो जो कुछ लोग हैं पार्टी एक्स के, है ना, वो जो हैं फ्रेंड्स हैं उनके पार्टी वाई में। सो विथ रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। हमसे बोला जा रहा है विथ रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू ही होगा? सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर अलायंस विथ पार्टी एक्स। ये अपोजिट वाला बोल रहा है कि वाई वाला जो है वो एक्स के साथ अलायंस नहीं करना चाहता, एक्स वाला नहीं करना चाह रहा वाई के साथ भाई। दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज एटलीस्ट सम सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स एज फ्रेंड, बिकॉज कुछ लोग पार्टी एक्स के लोग वाई को जान रहे हैं एज अ फ्रेंड। तो हाँ भाई, वाई के कुछ लोग भी एज अ फ्रेंड यहाँ पे किसको जान रहे होंगे? एक्स फ्रेंड। तो दोनों साइड से होता है यार, तो ये सही लग रहा है। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन स्ट्रेटजी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटजी। जो जेड को जानते हैं उन लोग सपोर्ट नहीं किया भाई। तो नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन गलत बात है। जो जानते हैं हु न्यू, ये इंपॉर्टेंट है। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, भाई कुछ लोग जानते हैं यार पार्टी एक्स के लोग जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विथ रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है।
सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू पार्टी जेड। एक्स के कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो पार्टी जेड को जानते हैं, नहीं जो जानते हैं वो तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं भाई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, देखो भाई ये सही है, क्योंकि देखो सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, ये बिल्कुल सही बात है। जो एक्स को सपोर्ट करते हैं वो जेड को जानते हैं, वो अलग बात है, उसके स्ट्रेटेजी उसके कैंपियन को यहाँ पे वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। सो दिस इज करेक्ट। सम सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु अपोज जेड कैंपेन स्ट्रेटेजी न्यू जेड, ये भी सही है भाई, जेड को जानते होंगे बट उसके जो कैंपियन स्ट्रेटेजी है उसको सब अपोज करते हैं। नो सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटजी, कोई सपोर्टर ऐसा नहीं है क्या एक्स में जो कि जेड के कैंपेन को सपोर्ट करता हो। देखो भाई जो इन्फॉर्मेशन जो है ये दिया हुआ है, देखो हमको बोला गया है कि कोई भी सपोर्टर एक्स को जो जानता हो, मतलब जो एक्स का कोई सपोर्टर ऐसा नहीं है जो जेड को जानता हो, वो कैंपेन स्ट्रेटजी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक सपोर्टेड जेड कैंपेन, गलत हो जाएगा यार, जो जेड को जानते हैं वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, तो 3 ओनली इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी टेक्निकल होती है, थोड़ी स्टफ है भाई यहाँ पे, वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, और ज़्यादा समझ नहीं आया तो इसको स्किप कर लेना यार, वरना गलती होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशन, राइट्स क्या होते हैं भाई, दे आर सर्टेन एडवांटेजियस कंडीशन of social well-being indispensable to the true development of the citizen. In the light of this statement, which one of the following is correct understanding of the rights aimed at individual good only? तो पहली बात है जो ओनली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपको समझना, ये जो स्टेटमेंट्स हैं गलत होते हैं। राइट्स एम्ड एट सोशल गुड ओनली, राइट्स एम एट बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल गुड। देखो भाई राइट्स आर सर्टेन एडवांटेजेस कंडीशन ऑफ सोशल वेल बीइंग इंडिस्पेंसिबल टू बी ट्रू डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीजन। तो एक दोनों, एक सोशल लेवल पे भी और एक सिटीजन के लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों को एम करते हैं। सो राइट्स एम एट इंडिविजुअल गुड डिवॉइड ऑफ सोशल वेल बीइंग, नो इट इज नॉट डिवॉइड यार, सो दिस इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट इन द टू कंक्लूजन दैट फॉलोज। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, कंक्लूजन क्या है, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ये कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, तो ये गलत हो गया। मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, ये कहाँ लिखा हुआ है भाई एसेंशियल, सो ये ऑल एसेंशियल। तो कंक्लूजन्स पूछा गया है, व्हाट इज द वैलिड कंक्लूजन, तो यहाँ पे नाइदर 1 नॉट 2 इज वैलिड। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग, गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड एक्सेल वेल इन फील्ड ऑफ म्यूजिक, बिल्कुल सही बात है। कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, नेचुरल गिफ्ट नीड्स नर्चरिंग एंड केयर, ये म्यूजिक की बात हो रही है, ठीक है, नेचुरल गिफ्ट्स की बात नहीं हो रही है। इवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, भाई इस स्टेटमेंट को देखना, आपने बुद्धि मत लगाना, इस स्टेटमेंट में अगर वॉइस गुड नहीं है तो कीप प्रैक्टिसिंग की बात नहीं हो रही, अगर वॉइस गुड है तो कीप प्रैक्टिसिंग की बात की जा रही है, तो दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे यार, जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों कंक्लूजन यहाँ पे गलत हैं। सो स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए which one of the following is correct in respect of the obvious statement and conclusion, so neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows from the statement. Question number 10 है, consider the following statement, which one of the following conclusion may be true in the light of the above fact, true हमसे पूछा गया है, the rate of population growth is increasing in the country, the that rate is declining faster in the country compared to the birth rate, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये इंक्रीज हो रहा है, दैट रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर, बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री
compared to the death rate. Rural urban migration is taking place regularly in the country. Which one of the following conclusion may be true in the light of the above statement? The rate of population growth is increasing due to rural urban migration. भाई पॉपुलेशन ग्रोथ माइग्रेशन से कहाँ होगा तो कांस्टेंट रहेगा. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइन इन द डेथ रेट ओनली. ना भाई ना, दैट रेट डिक्लाइन कर रहा है कंपेयर टू द बर्थ रेट. दैट ऐसा नहीं बोल सकते, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. ओके, the rate of population growth is increasing due to the increasing or increase in birth rate only. The rate of population growth is increasing due to faster decline in the death rate than the birth rate. ये ज़्यादा सही लग रहा है भाई, 10th वाला जो है ज़्यादा सही लग रहा है. बर्थ रेट ज़्यादा कम हो रहा है, मतलब डिक्लाइन कर रहा है डेथ रेट, और बर्थ रेट थोड़ा कंपेरेटिवली कम डिक्लाइन कर रहा है. दोनों कम हो रहे हैं बट कंपेरेटिवली डिक्लाइन ज़्यादा कौन हो रहा है? डेथ रेट, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 11 है यार. देयर आर 50 फैकल्टी मेंबर्स कंप्राइजिंग. ओके, देयर आर 50 फैकल्टी मेंबर कंप्राइजिंग ऑफ 30 मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स. मतलब 50 मेल हैं, 20 फीमेल हैं. नो मेल फैकल्टी मेंबर्स न्यू म्यूजिक. कोई भी मेल फैकल्टी मेंबर म्यूजिक नहीं जानता, बट मैनी ऑफ द फीमेल्स फैकल्टी मेंबर डिड. The head of institution invited 6 faculty members to a tea party by draw of lots. At the party, it was discovered that no member knew music. The conclusion is the party comprised male faculty member only. नहीं भाई नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते, बिकॉज कुछ फीमेल में भी बहुत सारे फीमेल्स म्यूज़िक जानते हैं. ऐसा नहीं लगा कि हर फीमेल म्यूज़िक जानता है. The party comprised only those female faculty members who could not give rendering in the music. The party comprised both male and female faculty members. ये भी नहीं बोल सकते because मेल्स को भी बुला सकता है ये. Nothing can be said about the gender composition of the party. तो इसमें only those female बोल रहा है, तो फीमेल्स के बारे में भी बोल नहीं सकते कि ओनली दोज फीमेल, तो ये भी इनकरेक्ट है भाई. तो यहाँ पे नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी यार. कि मेल्स तो हो सकते हैं, साथ साथ वो फीमेल्स जो गाना बजाना नहीं जान रहे हैं वो भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे ओनली फीमेल्स बोल दिया है, तो ऐसा नहीं है भाई. सो नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी. क्वेश्चन नंबर 12 है. ए एट ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल. ये जो है ग्रेप्स प्लस पाइनएप्पल खाता है. बी एट ग्रेप्स एंड ऑरेंज. बी जो है ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस खाता है. सी जो है एट ऑरेंज पाइनएप्पल एंड एप्पल. ऑरेंजेस प्लस पाइनएप्पल प्लस एप्पल. डी एट ग्रेप्स प्लस एप्पल प्लस पाइनएप्पल. आफ्टर टेकिंग फ्रूट बी एंड सी, ये बीमार पड़ गए भाई. बी और सी बीमार पड़ गए. इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ सिकनेस इज. बी और सी दोनों बीमार पड़े. दोनों क्या खाए थे भाई? ऑरेंज. जो ऑरेंज खा रहा है वो बीमार पड़ जा रहा है. आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 13 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू वुड फॉल्सीफाई दिस क्लेम. है ना, या फिर पिकनिक में जाएंगे ऐसा बोल रहा है, और ट्रैकिंग की बात हो रही है. दोनों की बात नहीं हो रही है. वी कैन गो फॉर पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग ऐसा नहीं बोला है, आइदर बोला गया है. सो ये इनकरेक्ट है. फॉल्सीफाई बोला जा रहा है क्या? Activities such as picnic and trekking are encouraged by health. You can go for trekking and not for picnic.
वी डू नॉट गो आइदर फॉर पिकनिक और ट्रैकिंग। देखो ये गलत बोल रहा है भाई, कहीं नहीं जाएंगे, पिकनिक और ट्रैकिंग दोनों नहीं जाएंगे, बुरा गलत बात है। फॉल्सीफाई दिस क्लेम, ये हो जाएगा डी। पिकनिक में जाएंगे ट्रैकिंग में जाएंगे, तो जैसे फॉल्सीफाई बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हम जा रहे हैं पिकनिक या फिर ट्रैकिंग में। क्वेश्चन नंबर 14 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इट मे बी कंक्लूडेड दैट। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कंक्लूजन पूछा गया है। सम क्लेम्स टू हैव सीन यूएफओस, लाइफ ऑन अदर heavenly bodies is considered to be a possibility. Voyage to space is now an established fact. So, from the statement which may be concluded, UFO are heavenly bodies, ये conclude नहीं कर सकते। UFO are seen from other heavenly bodies, और ये are seen from other heavenly bodies। ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। सम लिविंग स्पीसीज इन अदर हेविली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट यूएफओज। मोर इंटेलिजेंट ये भी नहीं बोल सकते, बट ये बोल सकते हैं कि यूएफओज आर सेंट फ्रॉम अदर हेविली बॉडीज, ऐसा लोग सोच के टिक करेंगे। बट यहाँ पे नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट यूएफओज यार, सो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा डी। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक तरह से लॉजिकल बता रहा हूँ, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है कुछ समझ नहीं आ रहा, लास्ट में ये दिया हुआ है कि डेफिनेट कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको 35% गलत होने के चांसेस है, बाकी 75% चांसेस है, 65% चांसेस है सही हुआ ऐसा टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो द मैनग्रूव्स कैन शेड, the mangroves can shed tons of leaves per acre every year. Fungi, bacteria breaks down this leaf litter and consume it. They then are consumed by tiny worms and crustaceans, which in turn feed small fish, which feed larger fish, and birds and crocodiles. Which among the following is most logical inference of the above statement? First है, coastal areas cannot have food chain without mangroves. Mangroves are essential components of all marine ecosystem. तो mangroves can shed tons of leaves per acre every year. तो coastal area cannot have food chain without mangroves. और ये जो है फिश फंजाई जो है इसको लिटर को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, एंड टाइनी वर्म्स इसको कंज्यूम करते हैं, विच इन टर्न्स फीड इन स्मॉल फिश। तो एक तरह से मैनग्रूव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई फूड चेन में। मैनग्रूव्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मैरीन इकोसिस्टम्स। मैनग्रूव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन, बिल्कुल ये बोल सकते हैं सम। द कंपोजिशन ऑफ मैराइन फ्लोरा एंड फौना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैनग्रूव्स। तो आंसर हो जाएगा सी आर। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है, ऑल गुड एथलीट्स वांट टू विन। यहाँ पे ऑल गुड एथलीट्स जो हैं वांट टू विन, ठीक है, ये एटलीस्ट वो ये एथलीट्स हैं दैट वांट टू विन, ये हो गए। एंड ऑल गुड एथलीट्स दे वांट टू विन, good athletes they want to win, and all athletes who want to eat और who want to win eat well balanced diet। तो ये हमारे पास ये ऐसे एथलीट्स हो गए जो कि बैलेंस डाइट खाते हैं। तो ये जो एथलीट्स हैं बीच वाले, ये बैलेंस डाइट भी खा रहे हैं, एंड दे वांट टू विन, दिस आर गुड एथलीट्स। देयरफॉर ऑल एथलीट्स हु डू नॉट ईट वेल बैलेंस डाइट, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे जो वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, वेल
बैलेंस डाइट जो एथलीट्स नहीं खा रहे हैं, दे आर बैड एथलीट्स, दे आर बैड एथलीट्स। सो ये हमने यहाँ पे वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाया। नाउ द बेस्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज दैट नो बैड एथलीट वांट टू विन। नहीं भाई, बैड एथलीट्स भी यहाँ पे जीतने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो इसमें हमारे पास ये जो बाकी के जो बच्चे एथलीट्स हु वांट टू विन में, यहाँ पे भी बैड एथलीट्स भी हो सकते हैं यार, गुड के अलावा। ये भी जीतना चाह रहे हैं, ये वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं। नो एथलीट्स हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इसमें भी देखो सर, जो भी यहाँ पे वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है वो सारे बैड एथलीट्स हैं। सो गुड एथलीट्स जो बैलेंस डाइट खाएगा वही होगा। सो नो एथलीट्स हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट, जो वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है इज अ गुड एथलीट। बिल्कुल, जो वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है, नो एथलीट्स हु डज नॉट ईट अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट। जो वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहा है उनमें से कोई भी गुड एथलीट नहीं है यार। बिल्कुल सही बात है, ये वेल बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, इनमें से कोई सा भी गुड एथलीट नहीं है, सारे बैड एथलीट्स हैं। एवरी एथलीट्स हु ईट अ वेल बैलेंस डाइट इज अ गुड एथलीट। नहीं भाई, जो जीतना चाह रहे हैं, वेल बैलेंस डाइट तो इतने सारे लोग खा रहे हैं, लेकिन जो जीतना चाह रहा है वही गुड एथलीट्स है। दिस इज इनकरेक्ट। ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन आर गुड एथलीट्स। देखो भाई, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जीतना चाह रहे हैं, उसमें से जो बैलेंस डाइट खा रहा है वही गुड एथलीट्स हैं। सो ऑल जो कि जीतना चाह रहे हैं वो गुड एथलीट्स नहीं है। सो फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अ मैन हैड अ वाइफ, टू सन एंड टू डॉटर इन हिज फैमिली। टू सन and two daughter. The daughter were invited to a feast and the male members of the family went out to take part in the picnic. जो daughters हैं इनको एक शादी में इनवाइट किया सब उस फीस्ट में, एंड द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली मतलब इंक्लूडिंग दी, देखो ये जो फीमेल मेंबर्स हैं इनको फीस्ट में बुलाया गया, एंड जो मेल मेंबर्स हैं they went for picnic. The man's father did not return from his work. The man's father did not return from his work. Only man's wife was left at home. ये भी सही लग रहा है यार, इसका वाइफ ही बची है। It's likely that man's wife was left at home. None was left at home. More than one person was left at home. तो ये likely that man की जो वाइफ है, ये देखो ये जो वाइफ है, इट्स लाइकली ना, वो ओनली बोल दिया गया। तो ओनली वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं थोड़ा सा दिक्कत होते हैं यार। सो इट इज़ लाइकली दैट, उसकी वाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं गया है, बट हाँ ये हो सकता है कि इसकी जो वाइफ है वो रूम घर में अकेली बच गई हो। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है यार, बाय लिबर्टी आई मीन्स एगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमोसफियर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट स्लेव्स, और सॉरी देयर बेस्ट सेल्व्स, है ना। आदमी को लिबर्टी का मतलब ये है कि आदमी के पास, आदमी को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो खुद का बेस्ट सेल्फ बन सके।
Which one of the following express the view implied in the above statement? Liberty is the absence of restraint on the human action. Liberty is what law permits perform or peoples to perform. Liberty is the ability to do what one desire. Liberty is the maintenance of condition for the growth of human personality. अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है बेस्ट सेल्फ, मतलब जो ह्यूमन पर्सनालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए ना, यहाँ भी जो मेंटेन वाला वर्ड है ना, यहाँ पे भी मेंटेन है. सो इट मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अ कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे न वर्ड देखने हैं जो कि आपके जो एक्सप्रेस वाले जो इम्प्लाइड वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें यहाँ पे जो आंसर में मिलेगा, यहाँ पे मेंटेनेंस तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी मिलेगा. कुछ चीज़ें जो कि आपको समझनी है कि कहाँ से आंसर आपको मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 19 है, गीता, नरेश हैज़ बिकम अ बेटर बॉक्सर सिंस ही स्टार्टेड मेडिटेशन. राधा, इम्पॉसिबल, अ बॉक्सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इज हिज एग्रेसिवनेस. राधा स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हर बिलीव दैट मेडिटेशन से इंसान शांत हो जा रहा है. मेडिटेशन टेंड टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव. हाँ, ऐसे लग रहा है. मेडिटेशन हैज़ लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन्स हु प्रैक्टिस इट. नरेश वॉज अ पुअर बॉक्सर अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट एग्रेसिव इनफ. नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज अ बॉक्सर. तो ये लग रहा है कि देखो, अगर आप मेडिटेशन करने से आपका अच्छा कैसे हो गया, क्योंकि ये बोलना चाह रही है कि देखो भाई एग्रेसिवनेस होना चाहिए, तो आप ये बोलना चाह रही है कि मेडिटेशन टेंड टू मेक अ पर्सन लेस एग्रेसिव, इसीलिए वो कैसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब और भी अच्छा हो गया. आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 20 है यार, प्राइस इज नॉट द सेम थिंग एज वैल्यू. Suppose that one day the price of everything, that is coal, bread, postage stamp, day labor, the rent of the house, etc. went to double. Price then would certainly rise, but value of all things except one would not. The writer want to say that if price of all things were double, the value of all things would remain constant. The value of things sold would be double. The value of things bought would be half. The value of money would be halved. हाँ, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि अगर प्राइस डबल हो गया तो जो इसका वैल्यू है किसका भाई, मनी का, वो आधा हो जा रहा है. ठीक है, इसीलिए बोला कि उसका वैल्यू एंड प्राइस इज नॉट द सेम थिंग. क्वेश्चन नंबर 21 है, लिबर्टी इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड्स राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट जस्टिफिकेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट. ठीक है, लिबर्टी तब तक सही नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट अगर हमारे राइट्स को इन्वेट करे तो हम उसको रोक ना पाएँ. in the realization that government can be brought to book in a court of law. In identifying a man as a political unit in a way which distinguish him from other citizen. In a decentralized society wherein the basic needs of man can find satisfaction. In the understanding that liberty and restraints are complementary. बिल्कुल बेस्ट जस्टिफिकेशन क्या है, दोनों एक साथ चलते हैं भाई, लिबर्टी एंड रिस्ट्रेंट्स. ठीक है, लिबर्टी देयरफॉर इज नेवर रियल अनलेस द गवर्नमेंट कैन बी कॉल्ड टू अकाउंट व्हेन इट इन्वेड्स राइट्स. इन्वेड्स मतलब यहाँ पे रिस्ट्रेंट्स की बात की जा रही है. क्वेश्चन 22 है, अ क्वेश्चन पेपर must have a questions or one of the following 8 points A, B, C, D, E, F, G, H.
The first four belong to the medieval period while the rest are considered modern poets. जो ए इनको बोला जा रहा है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेडिवल से, ई एफ जी एच, ये सब मॉडर्न है. जनरली मॉडर्न पोइट्स और मॉडर्न पोइट्स फिगर इन द क्वेश्चन पेपर इन अल्टरनेट ईयर्स. जनरली दोज हु लाइक एच लाइक जी ऑल्सो. जो एच को पसंद करता है वो जी को भी पसंद करता है, और ये अल्टरनेट ईयर्स में यहाँ पे देखने को मिलते हैं यार इसके ऊपर क्वेश्चंस. एंड दोज हु लाइक एफ लाइक ई, जी और एच और एफ और ई. द पेपर सेटर डज नॉट लाइक टू आस्क अबाउट एफ as he has written a book on F, but he likes F. क्या बोला? The paper setter does not like to ask question about F, के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता, as he has written a book on F, but he likes F. Last year the paper contained a question on A. On the basis of the information given, दिस ईयर पेपर इज मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ क्वेश्चन ऑन. ए पे आ गया है मेडिवल पे, एक साल मेडिवल पे आएगा और मॉडर्न पे आएगा, तो मॉडर्न क्वेश्चन सी आएंगे, तो सी नहीं आएगा. ठीक है. एंड एफ की बात करें और ई और एफ, देखो एफ पे क्वेश्चन पूछना वो पसंद नहीं करता राइटर, बट लाइक करता है उसको, पोइट्स को, है ना. तो इस साल एच पे भी आ सकता है. सो जनरली दोज हु लाइक एच लाइक जी ऑल्सो. तो एच को लाइक करेगा तो जी लाइक करेगा, तो एच और जी दोनों बराबर हैं, इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है. बट यहाँ पे एफ के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आंसर क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? क्वेश्चन आएगा ई के ऊपर. बचा वही यार. तो एफ को लाइक करते तो ई को भी लाइक करेगा, तो ई पे क्वेश्चन पूछेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है. Given the statement, buses are the causes of more accident than cars, and trucks cause fewer accident than buses. Which of the following conclusion can be drawn? Buses cause more accident than cars, and trucks cause fewer accident than buses. The following conclusion can be drawn. There are more buses on road than trucks. कार ड्राइवर्स आर मोर केयरफुल देन बस ड्राइवर्स. हाँ, ये बोल सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा एक्सीडेंट कार से हो रहे हैं कि बस से. ट्रक ड्राइवर आर मोर स्किल्ड देन आइदर कार एंड बस ड्राइवर. ऐसा नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते हैं कि बी वाला, कि भाई देखो ज़्यादा स्किल्ड है इसलिए तो कम एक्सीडेंट हो रहा होगा बसेस के मुकाबले कार्स में. ऐसा लोग सोचेंगे, बट भाई आपने बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना. यहाँ पे स्किल के बारे में कुछ भी बात नहीं की जा रही है, या फिर ज़्यादा केयरफुल ऐसा नहीं बोला जा रहा है. ठीक है. सो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में नहीं बता सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 है. इफ पॉलिटिकल लीडर्स फेल टू एमर्ज, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ मिलिट्री टेकिंग ओवर पावर इन डेवलपिंग कंट्री. Radical student groups or labor may try to raise revolution, but they are not likely to compete with the military. Military intervention, rule and withdrawal from the politics is closely related to a society level of political development. In the context of the political development, the assumptions in the above passage is that, हमको assumptions की बात की जा रही है, क्या assume कर सकते हो आप? पॉलिटिकल लीडरशिप इज नॉट एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट. ये नहीं बोल सकते, ऐसा है भाई. मिलिट्री फिल्स इन पॉलिटिकल वैक्यूम, हाँ ऐसा बोल सकते हैं बी वाला. मिलिट्री इंटरवेंशन इज इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट, ये कहीं नहीं बोला गया है, बट ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम जब आता है तो उसको मिलिट्री फील करता है आके. तो यहाँ पे आपको जो चीज़ समझनी है, एजम्पशन जो बोला गया है ना, एजम्पशन बताना है यहाँ पे, एजम्पशन. क्वेश्चन 25 है भाई. द नंबर ऑफ डेथ अमॉन्ग द आर्मी पर्सनल इज 18,000.
but among the civilian population it is 20 per 1,000. Which one of the following inference can be drawn from this statement? It is better to join the army. कहीं ऐसी इसकी बात की नहीं गई है रिलेशन. The relationship is fortuitous, ये भी कहीं नहीं बोला गया है. Quality of life index is very high within the armed forces, ऐसा भी कहीं नहीं बताया गया है यार. The group cannot be compared due to their heterogeneity. बिल्कुल यार, ये दोनों हेट्रोजीनस है तो इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई. एक तरह से आदमी तो बराबर होना चाहिए, तब उनको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे किसको ज्वाइन करना है किसको ज्वाइन नहीं करना है, ऐसे नहीं बोल सकते. सो आंसर हो जाएगा डी. द ग्रुप कैन नॉट बी कंपेयर ड्यू टू देयर हेट्रोजिनिटी. क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज. Intimacy is essential characteristic of a primary group. A family may be an example of a primary group. In the light of the above statement, which one of the following is true? ठीक है. All families are a primary group. Relatively primary group smaller होता है. हर फैमिली स्मॉलर जरूरी नहीं है भाई. All primary group are families, ये भी गलत बोल सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर साइज इज ऑलवेज अ प्राइमरी ग्रुप. मेंबर ऑफ प्राइमरी ग्रुप नो ईच अदर, ये हो सकता है. इंटीमेटली, ठीक है, आपस में अच्छे से उनको जान रहे हैं, इसीलिए ये जो ऑल वाले जो होते हैं स्टेटमेंट्स ऑलवेज वाले थोड़े से बचना चाहिए इन लोगों से. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स थोड़े से गलत होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग 6 आइटम्स. गिवन बिलो आर 6 आइटम्स. ईच आइटम डिस्क्राइब अ सिचुएशन एंड इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल रेस्पॉन्सेस. Indicate the response you find most appropriate. Choose the response for each items. The response will be evaluated based on the level of appropriateness for the given situation. You are the head of your office. There are certain houses reserved for the allotment to the office staff. You have been given the discretion to do so. A set of rules for the allotment of the house has been laid down by you and has been made public. Your personal secretary, who is very close to you, comes to you and plead that his father is seriously ill. He should be given priority in allotment of a house. The office secretary that examine the request as per the rules turn down the request and recommend the procedure to be followed according to the rules. You do not want to annoy your personal secretary. In such circumstances, what would you do? Call him over to your room and personally explain why the allotment cannot be done. Allot the house to him to win his loyalty. Agree with the office note to show that you are not biased and that you do not indulge in favoritism. Keep the file with you and not pass any order. सो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि 2 रिस्पॉन्स हमको देखने हैं, ठीक है. चूज 2 रिस्पॉन्सेस. तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, पहले तो हाउस उसके पापा ठीक नहीं है पर्सनल सेक्रेटरी के, सो अलाउड करूँगा हाउस एंड एग्री करूँगा विद द ऑफिस नोट टू शो दैट ये बायस नहीं है ना, फेवरेटिज्म में इंडल्ज नहीं कर रहा है. तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी. 2013 से पहले सी साइड में 2 ऑप्शन सही हो सकते थे, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं यार, मतलब ए और सी, बी और सी बोल रहा हूँ. कॉल हिम टू द रूम एंड एक्सप्लेन करना जरूरी है कि हम अलॉट क्यों नहीं कर सकते उसको. तो यहाँ पे ऑफिस नोट को एग्री करना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. उसको डायरेक्टली अलॉट नहीं कर सकते यार, बायस नहीं हूँ, फेवरेटिज्म में इंडल्ज नहीं करूँगा, ये भी एक्सप्लेन करना है ऑफिस को. तो आपको एक अनबायस्ड किसी के है ना
इमोशन में आके डिसीजन नहीं लेना है, ये आपको एक्सप्लेन करना है आंसर से, ये आपको एक्सप्लेन बताना है आंसर से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, यहाँ भी 2 रिस्पॉन्सेस सही होंगे, है ना। वाइल ट्रैवलिंग इन दिल्ली रजिस्टर्ड कमर्शियल टैक्सी फ्रॉम दिल्ली टू एन एडिशन सिटी अनदर स्टेट, योर टैक्सी ड्राइवर इन्फॉर्म यू दैट he has no permit for running the taxi in that city. He will stop at its transport office and pay the prescribed fee of rupees 40 for a day. While paying the fee at the counter, you find that transport clerk is taking an extra 50 rupees for which no receipt is being given. You are in hurry for your meeting. In such circumstances, what would you do? Go up to the counter and ask the clerk to give back the money which he has illegally taken. Do not interfere at all, as this is a matter between taxi driver and tax authorities. ऐसा नहीं करना है भाई, इंडल्ज नहीं करना, गलत बात है। टेक note of incident and subsequently report the matter to the concerned authorities. Treat it normal affair and simply forget it about. ये दोनों तो नहीं होने वाले। काउंटर में जाऊंगा एंड क्लर्क को कोई भी गलत चीज़ हो रही तो बोलना पड़ेगा यार मनी को वापस दो जो कि इलीगली लिया गया है, एंड एक तरह से रिपोर्ट करना है टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ यार। अब बताना पड़ेगा कि हम अवॉइड कर रहे हैं करप्शन को यार। यहाँ पे एक तरीके से जो 50 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है वो करप्शन ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, a person lives in a far off village which is almost 2 hours by bus. The villager neighbor is a very powerful landlord. Villager's neighbor is a very powerful landlord who is trying to occupy the poor village land by force. You are the district magistrate and busy in meeting called by local minister. The villagers has come all the way by bus and on foot to see you and give an application seeking protection from the powerful landlord. The villager keep on waiting outside the meeting hall for an hour. You come out of the meeting and are rushing to another meeting. The villager follow you to submit his application. What would you do? Tell him to wait for another 2 hours till you come back फ्रॉम योर नेक्स्ट मीटिंग। देखो उनको रोकने के लिए आप विलेजर्स को ऐसे नहीं बोल सकते यार। टेल हिम दैट मैटर इज एक्चुअली टू बी डील्ड बाय अ जूनियर ऑफिसर एंड दैट ही वुड गिव द एप्लीकेशन टू हिम। कॉल वन ऑफ योर सीनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर एंड आस्क हिम टू सॉल्व द विलेज प्रॉब्लम्स। ऐसा बोल सकते हैं। क्विकली टेक द एप्लीकेशन फ्रॉम हिम एंड आस्क हिम अ फ्यू रिलेवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज प्रॉब्लम एंड देन प्रोसीड टू द मीटिंग। यस, बी एंड सी भी बोल सकते हैं। मतलब सी एंड डी आर। क्वेश्चन नंबर 30 है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ शुगर इन योर डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ओनली अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 30 kg sugar is to be released for the wedding celebration. A son of your close friend is getting married to your friend. Request you to release at least 50 kg sugar for his son's wedding. He expresses annoyance when you tell him about the government restriction on this matter. He feels that since you are the district magistrate, you can release any amount. You do not want to spoil your friendship with him. In such circumstances, how would you deal with the situation? Release the extra amount of sugar which your friend has requested. ऐसा तो आप कर ही नहीं सकते भाई। ये पहली बात, आप डिस्ट्रिक्ट में आप किसी की दोस्त या को छोड़ो। रिफ्यूज योर फ्रेंड एन द एक्स्ट्रा अमाउंट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। ये करेंगे। सो योर फ्रेंड द कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड परसुएड हिम टू एक्सेप्ट द लो अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। ये करेंगे। एडवाइज हिम टू डायरेक्टली अप्लाई टू द अलॉटिंग। रिफ्यूज करेंगे से मेरा रिश्ता टूट जाएगा यार। सो एडवाइज हिम टू डायरेक्टली अप्लाई टू द अलॉटिंग अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट डू नॉट इंटरफेयर इन
and inform him that you do not interfere in this matter. नहीं, इससे भी इसका खराब हो जाएगा। तो देखो ये रिफ्यूज़ करना ज़रूरी है, फॉलो करना रूल ज़रूरी है, एंड जो इंटरफेयर इन दिस मैटर उसको मना नहीं करूँगा भाई, है ना। तो ये जो है सही का लग रहा है BNC। मैं तो, मेरा रिश्ता भी तोड़ना नहीं है ना यार, तो मैं इसको मना डायरेक्टली, आप पॉलिटिकल अथॉरिटी को बात करो ऐसा बोल दूंगा तो उसका रिश्ता हो जाएगा। मैं बताऊँ भाई, देख भाई, मैं एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दे सकता, 30 kg दे सकता हूँ, बाकी गवर्नमेंट का ये रिसिप्ट है, गवर्नमेंट का ये रूल्स है, ये इंस्ट्रक्शंस है, उसको मैं फॉलो करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यू आर इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन एन एरिया वेयर देयर इज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द प्रेजेंट पॉलिसी। You want to convince the resident of the need for keeping small families. What would be the best way of communicating this message? By logically explaining to the resident the need for family planning to improve health and living standard, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। By encouraging late marriage and proper spacing of children, late marriage को encourage कैसे कर सकते हैं भाई? By offering incentives for adopting family planning devices, बिल्कुल। By asking people who have been sterilized or are using contraceptive to directly talk to the resident, ये भी नहीं कर सकते भाई, जो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें डायरेक्टली टॉक टू द रेसिडेंट। सो आंसर हो जाएगा A and C। उनको नहीं बोल सकते भाई नसबंदी करा ले सीधा, ठीक है, तो गलत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यू आर अ टीचर इन एन यूनिवर्सिटी एंड सेटिंग अ क्वेश्चन पेपर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। One of your colleague whose son is preparing for the examination on that subject come to you and inform you that it is his son's last chance to pass that examination and whether you could help him by indicating what questions are going to be in the examination. In the past, your colleague had helped you in another matter. Your colleague informed you that his son will suffer from depression if he fails in the examination. In such circumstances, what would you do? In view of the help in such circumstances, what would you do? In view of help he had given you, extend your help to him। भाई हम हेल्प के हेल्प देंगे तो ये गलत चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। Regret that you cannot be of any help to him। Explain to your colleague that this would be violating the trust of university authority and you are not in position to help him। ये बताएंगे उनको यार। And report the conduct of your colleague to the higher authorities। रिग्रेट तो होगा कि उनको हेल्प नहीं कर सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा यार? B and C। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 33 है, ड्यूरिंग द समर वेकेशन अंकित वेंट टू summer camp where he took part in hiking, swimming and boating. This summer he is looking forward to a music camp where he hopes to sing, dance and learn to play the guitar. Based on the above information, 4 conclusions are given below have been made. Which one of the following logically follows from the information given above? अंकित पेरेंट वांट हिम टू प्ले गिटार, कहीं पेरेंट्स की बात की गई है क्या? नहीं भाई। अंकित प्रीफर म्यूजिक टू आउटडोर एक्टिविटीज। दिस समर ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ म्यूजिक कैंप वेयर ही होप्स टू सिंग, डांस एंड लर्न टू प्ले द गिटार। तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकते अंकित गोज टू सम टाइप ऑफ कैंप एवरी समर। यहाँ ये कंक्लूजन हम हमेशा फॉलो करते हैं कि हर समय कभी म्यूजिक की तरफ, कभी हाइकिंग, कभी स्विमिंग, तो हर समय जा तो रहा है ये। लाइक टू सिंग एंड डांस ये नहीं बोल सकते, बट हाँ ये बोल सकते कि सम टाइप ऑफ कैंप हर साल जा रहा है अंकित। लेकिन फिर भी यार यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पिछले साल का बताया था और ये आगे साल का बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग नहीं बोल सकते 2 साल का बस बताया तो हर साल हर समर में जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये बोल सकते कि देखो अंकित लाइक टू सिंग एंड डांस, यार इस समय ये क्या कर रहा है? गिटार को प्ले करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि वो सिंग करे, डांस करे। सो अंकित लाइक टू सिंग एंड डांस।
क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थ्रो अ क्वाइट एक्सपेंसिव दो अ क्वाइट एक्सपेंसिव टेलीविजन इज नॉट अ लग्जरी आइटम as one learn many things through televisions. Which one of the following is valid inference from the above statement? All expensive things are regarded as luxury. ऐसा नहीं बोल सकते. All essential things for learning are not luxury. ये भी ऐसा बोल सकते हैं भाई. टेलीविजन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग. टेलीविजन इज नॉट एन लग्जरी आइटम. तो ये एसेंशियल है ऐसा बोल सकते हैं टेलीविजन. बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है. ऐसे लोग टिक करेंगे बट आप समझना यार, यहाँ पे खुद बोला गया टेलीविजन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग. ऐसा नहीं है. टेलीविजन इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम, क्योंकि एक्सपेंसिव तो है बट इट इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम. साफ साफ लिखा हुआ है. क्वेश्चन 35, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आई वॉच टीवी ओनली इफ आई एम बोर्ड. आई नेवर बोर्ड एंड. क्वेश्चन 35, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. I watch TV only if I am bored. I am never bored when I have my brother's company. Whenever I go to the theater, I take my brother along. Which one of the following conclusion is valid in the context of the above statement? If I am bored, I watch TV. ऐसा नहीं है भाई, कोई और ऑप्शन है. वो बोल रही टीवी तभी देखता हूँ जब मैं बोर्ड होता हूँ. ऐसा नहीं कि बोर्ड होने से मैं टीवी ही देखूंगा. ठीक है. इफ़ आई एम बोर्ड आई सीक माई ब्रदर कंपनी, ये भी नहीं बोला गया है. इफ़ आई एम नॉट विद माई ब्रदर देन आई वॉच टीवी. यार अगर ब्रदर के साथ नहीं तो बोर हो रहा है तो कुछ और भी चीज़ कर सकता है. इफ़ आई एम नॉट बोर्ड आई डू नॉट वॉच टीवी. बिल्कुल सही बात है. बोर्ड होगा तभी टीवी देखेगा, अगर बोर्ड नहीं होगा तो टीवी नहीं देखेगा. यार सिंपल सी बात है. आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द थर्ड वर्ल्ड वॉर इफ इट एवर स्टार्ट्स will end very quickly with possible end of civilization. It is only the misuse of nuclear power that will trigger it. Based on the above statement, which one of the following inference can be or is correct? Nuclear power will be used in Third World War. There will be no civilization left after the Third World War. The growth of nuclear power will destroy civilization in long run. थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट टेक प्लेस. ये तो गलत ही है. अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा. ऐसा थोड़ी ना है कि देखो भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद सिविलाइजेशन ख़त्म. ये भी गलत हो रहा है. ये होगा ही यूज़. ये गलत है. ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर पावर विल डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन इन लॉन्ग रन. यार लेकिन ये अपनी सोच से हमने टिक किया तो ये गलत हो जाएगा. न्यूक्लियर पावर विल बी यूज्ड इन थर्ड वर्ल्ड वॉर. ये ज़्यादा बोल रहा है यहाँ पे. थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट्स विल वेरी क्विकली बी पॉसिबल विद इन बिकॉज ओनली द मिसयूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन दैट विल ट्रिगर इट. कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल किया जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो डायरेक्ट इन्फ्रेंस है यार. ये तो घुमाने की बात नहीं है यहाँ. और ये लॉन्ग रन वाला जो ग्रोथ है ये लोग ऐसे टिक करेंगे अपनी बुद्धि से लगा लेंगे. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना. जो स्टेटमेंट में दिया उसको इस्तेमाल करना. मैंने बताया था जो शुरुआत में मैंने जो 4 चीज़ें दिमाग में रखी थी कि अपना जो ओवर थिंकिंग या फिर अपना जो एग्जिस्टेंट नॉलेज है उसका इस्तेमाल नहीं करना है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर यहाँ पे इसका कंक्लूजन बनाना है, इन्फ्रेंस बनाना है. नाउ डायरेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग 7 आइटम्स given below are 7 items. Each item describe a situation and is followed by 4 possible responses. Indicate the response that you find most appropriate. Choose only one response for each item. The response will be evaluated based on the level of appropriateness for the given situation. Please settle all items and there is no penalty for wrong solution of these 7 items. देखो सोचते हैं 12 से पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे यार. You have differences in the opinion regarding the final report prepared by your subordinate that is to be submitted urgently. The subordinate is justifying the information given in the report. You would
कन्विंस द सबऑर्डिनेट दैट ही इज रॉन्ग। डिफरेंसेस है भाई, रॉन्ग है कैसे बोल सकते हैं। टेल हिम टू रिकन्सिडर द रिजल्ट, रिवाइज द रिपोर्ट ऑन योर ओन, टेल हिम नॉट टू जस्टिफाई द मिस्टेक। रिकन्सिडर करने के लिए बोलूँगा, ऐसा लोग सोचेंगे कि रिकन्सिडर, लेकिन आप समझो यहाँ पे दो रिस्पॉन्सेस सही हैं, 4 पॉसिबल रिस्पॉन्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो देखो, लोग ऐसे टिक करेंगे, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले तो आपको रिवाइज करना है खुद से, बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन को जल्दी सबमिट करना है, अर्जेंटली सबमिट करना है, तो आप रिवाइज करोगे रिपोर्ट को खुद से, ये तो होगा ही होगा। एंड ये बोलेंगे किसको, सबऑर्डिनेट को कन्विंस करना है कि भाई देखो तेरी रिपोर्ट गलत है यार, खुद रिवाइज करना पड़ेगा। डिफरेंसेस मेरा, बिकॉज सबऑर्डिनेट से आप गलत कैसे हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 है, यू आर competing with your batchmates for the prestigious award to be decided based on an oral presentation. You have been asked by the committee to finish on time. Your friend, however, is allowed more than the stipulated time period. आपको फिनिश करने में बोला जा रहा है टाइम में, और उनको यार टाइम पीरियड दिया जा रहा है आपके दोस्तों को, तो आपके साथ गलत हो रहा है यार, तो कंप्लेन करेंगे। लॉज अ कंप्लेंट टू द चेयरपर्सन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। नॉट टू लिसन एनी जस्टिफिकेशन फ्रॉम द कमिटी, क्यों लिसन नहीं करेंगे, लिसन तो करना पड़ेगा। आस्क फॉर द विड्रॉल ऑफ योर नेम, ये भी नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे, लीव द प्लेस। यार कि सारे जहाँ पे इंसाफ ना हो वहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे अवार्ड कैसे मिल सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, यू आर हैंडलिंग अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग यू फाइंड दैट प्रोजेक्ट इज लाइकली टू गेट डिलेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द टीम मेंबर्स, है ना। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट को आप हैंडल कर रहे हो, बट जब प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग किया तो आपने देखा कि यहाँ पे डिलेड हो गया बिकॉज लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से। You would warn the team members for their non-cooperation, look into the reason for the non-cooperation, ask for the replacement of the team members, and ask for an extension of a time citing region. तो पहली बात, हम टीम मेंबर्स को नॉन कोऑपरेशन के लिए वार्न करेंगे, एंड लुक इनटू द रीज़न फॉर क्या कारण है, उस कारण को दूर करेंगे। यार आस्क रिप्लेसमेंट तो हटा तो नहीं दे सकते, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते यार, यहाँ पे टीम मेंबर्स दूसरा नहीं ला सकते। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड साइटिंग रीजन्स, यार टाइम पीरियड को यहाँ पे टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है तो कैसे एक्सपांड कर देंगे, ठीक है। उसको हम नॉन कोऑपरेशन कारण को देखेंगे और उसको यहाँ पे वार्न करेंगे, आप जल्दी काम करो, नॉन कोऑपरेशन मत करो यार। सो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, you are the chairperson of a state sport committee, you are chairperson of a state sports committee, you have received a complaint and later it was found that an athlete in junior age category who has won a medal has crossed the age criteria by 5 days. आप चेयरपर्सन है एक स्पोर्ट्स कमेटी के अंदर, एंड आपने रिसीव किया कि एक जूनियर एथलीट जिसने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर मेडल लिया है वो 5 दिन से बड़ा है। सो यू वुड आस्क द स्क्रीनिंग कमेटी फॉर क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल स्क्रीनिंग कमेटी जिसने देखा है कितना एज क्राइटेरिया उसको क्लैरिफिकेशन के लिए मांगेंगे। आस्क द एथलीट टू रिटर्न द मेडल, वो तो नहीं कर सकते यार यहाँ पे डायरेक्टली। आस्क द एथलीट टू गेट एन एफिडेविट फ्रॉम द कोर्ट डिक्लेयरिंग हिज एज और हिज और हर। आस्क द मेंबर ऑफ द कमेटी फॉर देयर व्यूज़, कमेटी का क्यों क्या व्यूज़ है तो हम मानना ही पड़ेगा। सो आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है, लेकिन हाँ मैं भी बोलता हूँ कि कितने भी आप क्वेश्चंस बना लो आपको थोड़ा सा कभी कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें डबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा दिक्कत होता है, बट हाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जिससे क्लियरिफाई होगा कि मैंने आंसर कैसे किया यार, कैसे कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी को यहाँ पे चीज़ों को लग रही हैं, उसको रिटर्न करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं सामने वाले को, तो इस प्रकार से आंसर करना है आपको। क्वेश्चन 41 है, यू आर हैंडलिंग अ प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड हैव बीन मीटिंग ऑल द डेडलाइंस एंड प्लानिंग यू लीव ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। योर इमीडिएट बॉस डज नॉट ग्रांट लीव साइटिंग द अर्जेंसी, लीव नहीं दे रहा है भाई, साइटिंग द अर्जेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट यू वुड प्रोसीड ऑन लीव विदाउट वेटिंग फॉर द सैंक्शन, ये तो नहीं कर सकते यार। Pretend to be sick and take leave. Approach higher authority to consider the leave application. Tell the boss that it's not justified.
सही बोला भाई, बॉस को बोलेंगे भाई ये जस्टिफाइड नहीं है यार। सो आंसर हो जाएगा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, यू आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप अ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन रिमोट एरिया, full recovery of cost is impossible in any case. The income level in the area is are low and 25% of the population is below poverty line. When a decision has to be taken on pricing, pricing में decision लेने पड़ रहे हैं, when a decision has to be taken on pricing, you would recommend that the supply of water be free of charge in all respect. फ्री कैसे कर सकते हो भाई? रिकमेंड दैट द यूज़र पे एट वन टाइम फिक्स्ड सम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टैप्स एंड यूजेज ऑफ वाटर फॉर टू बी फ्री। एक बार पैसा देना पड़ेगा बिकॉज लो इनकम है यार यहाँ पे। रिकमेंड दैट द फिक्स्ड मंथली चार्ज बी लेविड ऑन द नॉन बीपीएल। ठीक है, नॉन बीपीएल पे एक फिक्स्ड मंथली चार्ज लेंगे एंड बीपीएल फैमिली को फ्री में देंगे पानी। रिकमेंड दैट द यूज़र पे चार्ज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ वाटर विद डिफरेंशियल चार्ज फॉर नॉन बीपीएल एंड बीपीएल। बिल्कुल पैसा किसके ऊपर चार्ज करेंगे, कितना वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीजन हम लेंगे। एज अ सिटीजन यू हैव सम वर्क विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एज अ सिटीजन कुछ काम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, द ऑफिशियल कॉल यू अगेन एंड अगेन एंड विदाउट डायरेक्टली आस्किंग यू सेंड्स आउट फीलर फॉर अ ब्राइब। बार बार भेज रहे हैं तो आप सामने आपको लगना चाहिए कि पैसा मांग रहा है, मैं जैसे यू वॉन्ट टू गेट योर वर्क डन यू वुड गिव अ ब्राइब, ये तो गलत ही है, आप बोल ही नहीं सकते। बिहेव एज इफ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द फीलर एंड परसिस्ट विथ योर एप्लीकेशन। बिल्कुल गो टू द हायर ऑफिसर्स फॉर हेल्प वर्बली कंप्लेनिंग अबाउट द फीलर। सेंड अ फॉर्मल कंप्लेंट। आप यहाँ पे फॉर्मल कंप्लेंट भी नहीं मांग सकते बिकॉज सामने वाले आपसे फॉर्मल कंप्लेंट नहीं कर सकते बिकॉज सामने वाले आपसे ब्राइब मांगा ही नहीं है, वो बार बार इसको छोड़ दे रहा है, वापस भेज दे रहा है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी एंड सी। इसीलिए तो आप समझना करप्शन कैसे सामने वाला कर लेता है। वो आपको बोलेगा नहीं मेरे को पैसा चाहिए, बोलेगा आप वापस जाओ, कल करना, मेरे पास अभी वो ये वाला काम है, तो आपको समझ आएगा सामने वाला अगर पैसा दूंगा तो कर देगा, तो आप दे रहे हैं, सामने वाला मांगा नहीं है, तो ये होता है यहाँ पे गवर्नमेंट में करप्शन इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। डायरेक्शंस द फॉलोइंग टू आइटम्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग टू आइटम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेटमेंट, ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट टू कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों सही नहीं हो सकता बट दोनों फॉल्स जरूर हो सकता है। स्टडी दी स्टेटमेंट्स केयरफुली आइडेंटिफाई टू दैट सेटिस्फाई दी अबव कंडीशन। दो जो सेटिस्फाई करेंगे अबव कंडीशंस को। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो each set of statement. All animals are carnivorous. All animals are carnivorous. Some animals are not carnivorous. Some animals are not carnivorous. Animals are not carnivorous. Some animals are carnivorous. All animals are carnivorous ऐसा तो नहीं बोल सकते क्या? हमसे क्या पूछा गया? 2 स्टेटमेंट्स। टू कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? ओके, study statement carefully identify 2 that satisfy the above conditions. All animals are carnivorous and animals are not carnivorous. Select correct answer is on the given each statement. तो हमको फाइंड आउट क्या करना है भाई? दो जो स्टेटमेंट गलत हैं, टू कैन नॉट बी ट्रू, जो ट्रू नहीं है उन स्टेटमेंट्स को पता करना है। देखो ऑल एनिमल्स अगर कार्निवरस बोल दे रहा है तो एनिमल्स आर नॉट कार्निवरस ये भी नहीं हो सकता, तो दोनों गलत वाले को हमको आइडेंटिफाई करना है इसमें। बोथ कैन बी फॉल्स, फॉल्स वाले को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन 45 है, ऑल ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन्स, सम ट्रेन्स आर रन बाय डीजल इंजन्स,
नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन्स, सम ट्रेन आर नॉट रन बाय डीजल इंजन्स। ठीक है, अगर ऑल ट्रेन डीजल इंजन से चल रहे हैं तो ये कैसे बोल सकता है कि नो ट्रेन इज रन बाय डीजल इंजन? या तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, जहाँ पे अगर एक को आप मानोगे दूसरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। अगर टीचर बनना है तो कॉलेज से ग्रेजुएट होना चाहिए। ऑल पोइट्स आर पुअर, सम मैथमेटिशियंस आर पोइट्स, नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर। Which one of the following is not a valid conclusion regarding the above argument? Some mathematicians are not teachers. Some teachers are not mathematicians. Teachers are not poor. Poets are not teachers. हो टीचर बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है फ्रॉम कॉलेज। ऑल पोइट्स आर पुअर एंड सम मैथमेटिशियंस जो हैं वो पोइट्स हैं। एंड नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर। सो कुछ मैथमेटिशियंस पोइट्स नहीं हैं तो पुअर नहीं होंगे, तो कॉलेज ग्रेजुएट्स होंगे। तो सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर बोला जा रहा है, सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस। ज़्यादा स्टेटमेंट सही कौन सा है? बी वाला। कुछ मैथमेटिशियंस, कुछ टीचर्स जो है मैथमेटिशियंस नहीं हैं, बिकॉज सम मैथमेटिशियंस आर पोइट्स। सो पोइट्स हैं वो अलग हो गया। कुछ टीचर मैथमेटिशियंस नहीं, बिकॉज कुछ कहीं और से ग्रेजुएट होंगे। ज़्यादा पुअर, ज़्यादातर मैथमेटिशियंस पुअर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। तो हमसे नॉट वैलिड पूछा गया है ना, तो हमारे पास टीचर्स आर नॉट पुअर ये भी बोल सकते हैं, टीचर्स आर पोइट्स आर नॉट टीचर्स ये भी बोल सकते हैं। सम मैथमेटिशियंस आर नॉट टीचर्स बिकॉज सम मैथमेटिशियंस आर पोइट्स। तो यहाँ पे नॉट वैलिड कंक्लूजन बोला था, सम टीचर्स आर नॉट मैथमेटिशियंस, ये क्या है? नॉट वैलिड है। क्वेश्चन 47 है, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट अटेंडिंग एन इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग। योर इमीडिएट बॉस हु हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मीटिंग is now putting pressure on you not to place an allegation against him or her. You would। ठीक है, आपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड नहीं किया, आपके जो बॉस है उसने आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया। अब वो बोल रहा है कि तुम मेरे को मत बताना कि यार मैंने ऐसा बोला है। तो आप क्या करोगे? सेंड रिटन रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द फैक्ट, सीक एन अपॉइंटमेंट विद द टॉप बॉस टू एक्सप्लेन द सिचुएशन, admit your fault to save the situation, put the responsibility on the coordinators of the meeting for not informing। तो यहाँ पे दोनों सही लग रहा है, ए और बी दोनों सही लग रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादा कौन सा एक रिटर्न रिप्लाई देंगे एक्सप्लेनिंग द फैक्ट को, ऐसे नहीं कि वो प्रेशर कर दे तो बात नहीं मानेंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं टॉप बॉस के साथ सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, बट हाँ ज़्यादा आंसर सही कौन सा लग रहा है? ए। क्वेश्चन 48 है यार, a local thug, that is bad element, has started illegal construction on your vacant plot. He has refused your request to vacate the and threatened you of dire consequences in case you do not sell the property at a cheap price to him. You would sell the property at a cheap price to him। जो चाहता है वो कर दोगे? नहीं भाई। Go to the police for necessary action, ये कर सकते हैं। Ask for हेल्प फ्रॉम योर नेबर्स, ये भी कर सकते हैं। नेगोशिएट विद द गून टू गेट अ हायर प्राइस। भाई बेचना ही नहीं है, भी ज़्यादा सही लग रहा है, पुलिस के पास जाना सही है। क्वेश्चन 49 है यार, यू हैव टू अकम्प्लिश अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर योर हेड क्वार्टर्स विद इन द नेक्स्ट 2 days। Suddenly you meet with an accident. Your office insists that you complete the task you would। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कंप्लीट करने के लिए आपका ऑफिस बोला जा रहा है
क्या करोगे भाई? आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन, इन्फॉर्म हेडक्वार्टर्स ऑफ योर इनएबिलिटी टू फिनिश ऑन टाइम, सजेस्ट एन अल्टरनेट पर्सन टू हेडक्वार्टर हु मे डू द नीडफुल एंड स्टे अवे टिल यू रिकवर। सबसे प्रिफरेबल एक सी वाला लग रहा है भाई। ठीक है, आप खुद के लिए डेडलाइन, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट टास्क है, समय के अंदर करना है, तो डेडलाइन की तो नहीं मांग सकते, योर इनेबिलिटी को तो नहीं बता सकते। आप बोल सकते हो कि ये पर्सन आप मेरा काम कर सकता है यार, आपका काम कर सकता है, आप इसको यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सही वाला लग रहा है कौन सा? सी। तो यहाँ पे आपको सही नहीं सेलेक्ट करना है, बाकियों से सही सेलेक्ट करना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50 है, यू आर एन ऑफिसर इन चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक मेडिकल फैसिलिटी टू द सर्वाइवर्स ऑफ एन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया। Despite your best possible efforts, people put allegation against you for making money out of the fund given for the relief. आपने बहुत एफर्ट किया बट लोगों ने आपको जो ये फंड है उस पर पैसा खाने का यहाँ पे आपके ऊपर आरोप लगाया है। लेट एन इंक्वायरी बी सेटअप टू टूक इन टू द मैटर। यू वुड क्या करोगे? आप एक मैटर के लिए एक इंक्वायरी सेटअप करोगे। आस्क योर सीनियर टू अपॉइंट सम अदर पर्सन इन योर प्लेस, नॉट पे अटेंशन टू द एलिगेशन, तो बिल्कुल गलत है यार। स्टॉप अंडरटेकिंग एनी इनिशिएटिव टिल द मैटर इज रिजॉल्व, ऐसा नहीं है, एक इंक्वायरी आप सेटअप करोगे यार। ठीक है, मैटर के अंदर लोग जो बोल रहे हैं आपको उसके ऊपर। 51 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव बीन मेड रेस्पॉन्सिबल टू हायर बोट्स एट अ शॉर्ट नोटिस टू बी यूज्ड फॉर एन एरिया अंडर फ्लड्स। बोट्स आपको फ्लड के एरिया में आपको हायर करने के लिए बोला गया है। On seeing the price mentioned by the boat owners, you found that the lowest price was approximately 3 times than the approved rate of the government. You would, जो गवर्नमेंट ने बोला उससे जो लोएस्ट प्राइस है वो 3 गुना ज़्यादा है। रिजेक्ट द प्रपोजल एंड कॉल फॉर अ फ्रेश प्राइस, एक्सेप्ट द लोएस्ट प्राइस, रिफर द मैटर टू द गवर्नमेंट एंड वेट, थ्रेटन द बोट ओनर्स अबाउट द पॉसिबल कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस। सो यहाँ पे आप जो लोएस्ट प्राइस है उसको एक्सेप्ट करोगे भाई, बिकॉज यहाँ पे आपको फ्लड्स को ही मैनेज करना है ना यार, है ना। सी भी हो सकता है बट प्रीफर किसको करेंगे? लोएस्ट प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 52 है, यू आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ विलेज एडमिनिस्ट्रिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन एन आइसोलेटेड एपिडेमिक हिट विलेज एंड यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन वैक्सीन। There is a requirement for that vaccine from the ग्राम प्रधान कि हमको चाहिए वैक्सीन, एंड ऑल्सो अ पुअर विलेजर। यू आर बीइंग प्रेशराइज्ड बाय ग्राम प्रधान टू इशू द वैक्सीन टू हिम। ग्राम प्रधान को भी चाहिए और एक पुअर विलेजर को भी चाहिए। ग्राम प्रधान बोल रहा है कि मेरे को दे। क्या करोगे? इनिशिएट द प्रोसीजर टू एक्सपीडिएट द नेक्स्ट सप्लाई विदाउट इशूइंग द वैक्सीन टू आइदर arrange vaccine for the poor villager from the distributor of another area, ask both to approach a doctor and get an input about the urgency। yes, urgency के बारे में पता करेंगे, उसको हम देंगे। arrange vaccine for the ग्राम प्रधान from the distributor of another area, डॉक्टर के पास भेजेंगे, डॉक्टर जो बोलेगा वो हम करेंगे। क्वेश्चन 53 है, you have taken up a project to create night shelters for the homeless people during the winter season. Within a week of establishing these shelters, you have received complaints from the resident of area about the increase in the theft case, with a demand to remove the shelter। ठीक है, जिस एरिया में आपने शेल्टर बनाया उस एरिया में चोरी देखने को मिला, उन्होंने बोला शेल्टर्स को हटाओ। आस्क देम टू लॉज अ रिटन कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन, एश्योर रेसिडेंट ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। बिल्कुल हम इंक्वायरी करेंगे, कौन चोरी कर रहा है उसको देखेंगे। आस्क रेसिडेंट टू कंसिडर द ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, ऐसा तो नहीं बोल सकते भाई उनके घर में चोरी हुई है। कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट एंड इग्नोर द कंप्लेंट, ये भी इग्नोर कैसे करेंगे? तो आंसर सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रीफर्ड जो हो रहा है वो बी हो रहा है यार। क्वेश्चन 54 है, यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैव बीन अप्रोच बाय द डॉटर इन लॉ ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन रिगार्डिंग हरासमेंट बाय हर इन लॉज ऑन अकाउंट ऑफ इनसफिशिएंट डाउरी। उसकी बहू के द्वारा, एक इन्फ्लुएंशियल पीपल के बहू के द्वारा आपको एक अप्रोच किया गया कि आप बहुत ज़्यादा डाउरी मांग रहे हैं हमसे। हर पेरेंट आर नॉट एबल टू अप्रोच यू बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, यू वुड कॉल द इन लॉज फॉर एन एक्सप्लेनेशन, काउंसिल द लेडी टू एडजस्ट गिव सच अ सर्कमस्टांसेस, गिवन सच अ सर्कमस्टांसेस, टेक एक्शन आफ्टर हर पेरेंट्स अप्रोच यू
आज हर टू लॉन्च कंप्लेंट विद द पुलिस। दो सही लग रहा है, एक पुलिस वाला और एक एक्सप्लेनेशन के लिए इन लॉज को बुलाओगे, तो आप क्या करोगे, उनके इन लॉज को बुलाओगे यार, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बट आप बुलाना तो पड़ेगा। सो सबसे प्रेफरेबल आंसर ए हो जाएगा। सी हमने क्वेश्चंस की बात की फ्रॉम दी वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है यार, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। और बाकी आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी ये चीज़ ध्यान रखनी कि हर बार आपका ये वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग सही हो, ऐसा की गारंटी मत लेके चलना यार। इट इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम सी सेट, ठीक है। आपको ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो सही समझ आए वो सही करना है, बाकी आगे बढ़ जाना है, लास्ट में देखना है।